इस गद्दार की फैमिली को खत्म कर दो, जला दो इन्हें, इनका खून ही गंदा है। बाहर ऐसे नारे लग रहे थे, लेकिन घर के अंदर 8 साल का नन्हा सा वीर ऐसी भयानक बातें सुनते हुए भी अपने जलते हुए माँ बाप को बचाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ था। मम्मी पापा चलो प्लीज बाहर चलो, नहीं तो हम सब जलकर मर जाएंगे, वेद की मां ने तड़पते हुए कहा। भाग जा बेटा, भाग जा, वहीं उसके पापा ने कराहते हुए कहा, पीछे के दरवाजे से। एक तरफ उसके माँ बाप अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, तो दूसरी तरफ अब भी मशालों के साथ भीड़ उमड़ रही थी। वो लोग अब वेद के खून के प्यासे थे। उनके लॉकेट पहने हट्टे कट्टे लीडर ने भीड़ से बोला, अरे गद्दार का बेटा तो जिंदा बच गया, पकड़ो इसको। वेद के पापा ने उसे पीछे के दरवाजे की तरफ धक्का दिया तो मजबूरन उसे भागना पड़ा। उसके नन्हे कदम तेजी से बढ़ते गए, जिसका पीछा कोई नहीं कर पाया, लेकिन अचानक से वो एक पेड़ जैसे आदमी से टकरा गया। वेद की सांसें रुक गई। उस आदमी का चेहरा ढका हुआ था पर आंखें चमक रही थी। उसने नन्हे कांपते वेद को अपनी बाहों में लेते हुए कहा, तुम्हारे माँ बाप गद्दार नहीं है बेटा, तुम्हारा खून गंदा नहीं है। सही वक्त आने पर तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी, तुम्हें उनकी मौत का बदला लेना होगा। 16 साल बीत गए उस दर्दनाक हादसे को। वेद आज भी भाग रहा था, लेकिन डर कर नहीं, बल्कि सच की तलाश में, उस गद्दारी का असली चेहरा देखने के लिए जो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर गया था। अब मेरी जिंदगी का मकसद इस मुंबई शहर में ही पूरा होगा। मैं वापस आ गया हूं। वेद ने ठान लिया कि चाहे जो हो, वो मुंबई में खुद की जगह बना कर ही रहेगा। बातें उसकी निराली थी, दिल एकदम फिल्मी हीरो वाला, लेकिन जेब में फूटी कौड़ी नहीं। बहुत हाथ पैर मारकर उसे फाइनली एक डिलीवरी बॉय की नौकरी मिली, जिसमें दिन में वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जाता और रात को उनसे भी बड़े सपने देखता। अगर आज उसके माँ बाप जिंदा होते तो वो किसी ऑफिस में बड़ी सी कुर्सी पर बैठा होता, ना कि एक बदमिजाज रेस्टोरेंट मैनेजर की ये बातें सुन रहा होता। अबे ओ फकीरों के हीरो, सुन, बाइक लेकर जाओ और 10 मिनट में ये बॉक्सेस डिलीवर करके आ। 10 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर हुआ ना तो भूल जाना अपनी सैलरी। ये सुन वेद के साथ ही डिलीवरी बॉयज आपस में फुसफुसाने लगे। आज इस पपलू की पोल पट्टी खोल के रख दी बॉस ने। अरे इस गवार को इसके गांव की टिकट कटा लेनी चाहिए, यहाँ इसकी दाल नहीं गलेगी। सबको इग्नोर कर वेद ने एक बार फिर बॉस से कहा, अरे सर, आज तक कुछ भी लेट हुआ, आप 50 बॉक्सेस दें या 500, मैं सब कर लूंगा। आप बस मेरी सैलरी डीले मत करिएगा, आज उसकी ज्यादा जरूरत है। किसी स्पेशल इंसान का बर्थडे है तो अब पूरी कथा सुनाने वाला है क्या? सिर्फ 9 मिनट बचे हैं। वेद ने यह सुनते ही वो सारे पैकेजेस उठाए और चीते की तरह भागता हुआ सबकी डिलीवरी करने निकल गया। पीछे खड़ा मैनेजर खाली पड़ी मोटरसाइकिल को देखकर बोला, इस उल्टी बुद्धि को बाइक ले जाने में क्या प्रॉब्लम है? जब देखो भाग के निकल जाता है गधा। मैनेजर के गुस्से से अनजान वेद हवा से बातें करता सारी डिलीवरी करते हुए अपने लास्ट ऑर्डर के लिए आरके इंडस्ट्रीज की बिल्डिंग में घुसा। केबिन के सामने एक खूबसूरत डॉल जैसी लड़की शॉर्ट ड्रेस एंड हाई हील्स में आकर खड़ी हो गई। जैसे ही लड़की की नजर पसीने से भीगे फटी शर्ट वाले वेद पर गई, उसने अपनी नाक सिकोड़ ली। ये जिम के सब्सक्रिप्शंस इतने सस्ते हो गए कि कोई भी बॉडी बना रहा है। वेद की टोन्ड एथलेटिक बॉडी और स्ट्रॉन्ग मसल्स उसकी फटी शर्ट के थ्रू बहुत साफ दिख रहे थे। उसने मजे लेते हुए कहा, नहीं मैडम, ये बॉडी जिम से नहीं, मेहनत से बनी है, जिसका सब्सक्रिप्शन लाइफ टाइम ले रखा है। लड़की वेद की बात से झेप गई। ये लो टिप 500 रुपए, नई शर्ट खरीद लेना। शुक्रिया मैडम, लेकिन शर्ट तो मेरे पास बहुत है। मैं तो ये कह रहा था कि डिलीवरी में एक स्पेशल कोल्ड कॉफी भी है, कोई मिस कारा नहीं, मिस खीरा के लिए। सर ने कहा था मैं स्पेशली उन्हें देकर रहा हूँ। ये कौन है मिस खीरा? कहाँ है उनका केबिन? कियारा, यू इडियट, एंड आई एम कियारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाम का मजाक बनाने की? You know, पूरा शहर मुझे जानता है। तुम किसी और दुनिया से आए हो क्या? ये कहते हुए कियारा रायजादा ने उसमें से कोल्ड कॉफी निकाली और उसे वेद के ऊपर फेंक दी। अब शायद तुम मेरा नाम कभी नहीं भूलोगे। नाउ गेट लॉस्ट। वेद ने अपना मुंह साफ किया और मुस्कुराते हुए कहा,
कॉफी तो बढ़िया थी, थैंक यू मैम। पर कियारा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ये लड़का उसका नाम उसके मुंह पर ही बिगाड़ कर चला गया। हाउ डेयर ही! इसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर मेरा नाम नहीं भूलेगा। दूसरी तरफ एक भीगी हुई शर्ट के साथ वेद रेस्टोरेंट पहुंचा और उसने जल्दी से कपड़े बदले। हॉल में फिर वो अपनी सैलरी लेने गया ही था कि उसके मैनेजर ने उसे पेन और नोटबुक पकड़ाई और बोला, जल्दी कर, स्टाफ कम है। देख, वो ब्लैक सूट वाले कस्टमर बहुत खास है, उनको खुश कर दिया तो तेरी नौकरी भी परमानेंट और सैलरी भी अभी दे दूंगा, समझा? चल जल्दी कर। दो गुड न्यूज सब। आप बस देखते रहिए मेरा कमाल। वेद गया तो बहुत उम्मीद से था, लेकिन जैसे ही उसने उस कस्टमर को देखा उसके कदम अपने आप रुक गए। ये आदमी मुझे देखा हुआ क्यों लग रहा है? उस हट्टे कट्टे आदमी के चेहरे पर एक रहस्यमय हंसी वेद को उस भयानक रात की यादों में धकेल रही थी। गद्दार, गद्दार, गद्दार! वेद की धड़कनें तेज हो गई थी और माथे पर पसीना आ गया था। तभी उस आदमी ने टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, सुनाई नहीं दे रहा क्या बहरे? ऑर्डर लेता है कि मैनेजर को बुलाऊं? वेद तुरंत होश में आया। जी सर। फोन का ऑर्डर लेकर अपना काम तो करने लगा था, लेकिन उसका दिमाग सवालों से घिरा था। क्या कनेक्शन था इस आदमी का उस हादसे वाली रात से? कुछ देर बाद जब वो आदमी उठकर चला गया तो वेद की सांस में सांस आई। वो मन ही मन बोला, यार वेद, तू भी ना कुछ भी सोचता है। तुझे इस मोहल्ले में क्या, पूरे शहर में कोई नहीं जानता। वेद उनका टेबल साफ करने गया तो देखा कि उस आदमी का फोन वहीं छूट गया। वेद ने फोन उठाया तो फोन के स्क्रीन लॉक पर उसे फिर उस शख्स की तस्वीर दिखी। उसने मन में सोचा, इसके गले में ये लॉकेट, मतलब मेरा शक सही निकला। इस फोन में पक्का इस बंदे की डिटेल्स होंगी। इसको अनलॉक करने की कोशिश करता हूं। वो आगे कुछ करता उससे पहले ही पीछे से एक रौबदार गुस्से भरी आवाज आई, मेरा फोन चोरी करते हुए शर्म नहीं आती? शर्ट पैंट पहन लेने से इस फोन को छूने की औकात नहीं हो जाएगी तेरी? कैसे कैसे चोर उचक्कों को नौकरी दे रखी है। सर आप गलत समझ रहे हैं, लेकिन तभी मैनेजर आग बबूला होकर वहां आ गया। उसने झट से वेद के हाथ से वो मोबाइल छीना और उसे जोर से एक तमाचा मार दिया। मक्कार, जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। निकल जा यहां से, इससे पहले कि मैं तुझे नंगा कर दूं, साले चोर। वेद ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, सर आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने चोरी नहीं की है। तभी वो कस्टमर बोला, अरे हर चोर यही कहता है, लेकिन धोखा तो बदजातों के खून में होता है। ये लुच्चा दोबारा इस इलाके में दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो ये रेस्टोरेंट रातों रात बंद हो जाएगा, समझे? ब्लडी मोरन्स। और वहां से निकल गया। वेद पर मानो एक बार फिर किसी ने झूठ का काला धब्बा लगाया था। एक बार फिर उसका दिल टीस के साथ उठा। वो कुछ करता उससे पहले ही मैनेजर ने जोर से चिल्लाया, यू आर फायर्ड, नाउ गेट लॉस्ट। इतनी बेइज्जती के बाद तो वेद वहां 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहता था। उसने गुस्से में एप्रॉन निकाल कर जमीन पर फेंका और वहां से चला गया। 10,000 रुपए उसके सेल्फ रेस्पेक्ट से बड़े नहीं थे। उसने कसम खा ली कि नौकरी चली गई तो क्या, वो सोनिया को अपनी जिंदगी से नहीं जाने देगा। उसने खुद से कहा, मुझे इस दुनिया में सोनिया के अलावा कोई नहीं समझता, मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। वेद जल्दी से अपनी खोली पर जा पहुंचा। जमीन के पीछे गद्दे के नीचे से उसने एक छोटी सी पाउच निकाली जिसमें उसकी तमाम जमा पूंजी थी जो वो पिछले कई महीनों से बचा रहा था। पाउच लेकर वो मोबाइल खरीदने दुकान पर पहुंच गया। वो जानता था कि इतने पैसे में उसे कोई महंगा फोन नहीं बल्कि एक कम दाम वाला स्मार्टफोन जरूर मिल जाएगा। और वो ये भी जानता था कि इन पैसों को यूज करने के बाद उसकी जेब पूरी तरह खाली हो जाएगी और उसके लिए खाने तक के पैसे नहीं बचेंगे। लेकिन उसके दिल को अभी अगर किसी चीज की भूख थी तो वो थी सोनिया के चेहरे पर एक बढ़िया सी स्माइल की। उसकी प्यारी सी सोनिया उसकी दुनिया थी। वेद एक तरफ सोनिया के साथ शादी करने के सपने सजा रहा था तो दूसरी तरफ सोनिया अपने घर में एक अलग ही प्लान बना रही थी। वेद अपना दुख छुपाकर मुस्कुराते हुए घंटी बजाने ही वाला था कि उसने देखा दरवाजा थोड़ा सा खुला है। जैसे ही वो घर में एंटर हुआ उसे फर्श पर सोनिया के कपड़े गिरे मिले जो बेडरूम तक जा रहे थे और अंदर से जोर जोर की आवाजें आ रही थी। यार सोनिया, तुम भी क्या उस लूजर के साथ घूमती रहती हो?
अरे उसे घूमना नहीं, अपनी उंगलियों पर नचाकर पर्सनल सर्वेंट बनाना कहते हैं। मैं गर्लफ्रेंड तो तुम्हारी हूं ना, कहाँ वो लूजर, कहाँ तुम। ये कहकर सोनिया उस लड़के को किस करने लगी। वेद आगे बढ़ा तो उसने देखा सोनिया और रोहन बिना कपड़ों के एक बिस्तर पर थे। वेद के हाथ से फोन गिर गया और उसने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारे लिए यहां मर मर के पैसे जुटा रहा हूं ताकि तुम्हें खुश रख सकूं, और तुम मैं क्या? अरे फटीचर, जेब में फूटी कौड़ी नहीं और एटीट्यूड दिखा रहा है। मर मर के लाया मेरे लिए, हाँ? ये 2 कौड़ी का फोन। वो चद्दर लपेट कर वेद के सामने आई, फोन उठाया और उसे सीधा बालकनी से नीचे फेंक दिया। अरे मैं तो तुझे वैसे भी कुछ दिनों में छोड़ने ही वाली थी, लेकिन अच्छा है आज ही मामला खत्म। रोहन ने आग में घी डालते हुए कहा। ब्रो, नीचे लग्जरी कार तो देख ही ली होगी तूने, उस पर जरा कपड़ा मारते हुए जाना। वेद को ये सुन इतना गुस्सा आया कि उसने रोहन के मुंह पर एक घूंसा चढ़ दिया, जिससे वो लहू लुहान हो गया। सुना, अब सोनिया को बोल कि तुझे उस गाड़ी में हॉस्पिटल छोड़ा है। इतना कहकर वेद वहां से निकल गया, लेकिन उसके अंदर गुस्सा अभी बहुत था। उसे जोर से चीखने का मन कर रहा था, लेकिन शहर की भीड़ में अकेला होकर भी वो अकेला नहीं था, इसलिए वो बस चलता रहा। कहाँ किधर उसे भी नहीं पता था। धीरे धीरे दिन रात में बदल गई। तभी उसे 4-5 बंदों ने घेर लिया और उस पर हमला करना शुरू कर दिया। कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो? उसमें से एक ने हंसते हुए कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस तुम्हें तुम्हारे पास्ट में ले जाने आए हैं। वेद को यकीन हो गया कि उस रेस्टोरेंट वाले आदमी ने उसे पहचान लिया था और इन गुंडों को उसी ने भेजा था। वेद गुस्से से उन गुंडों पर टूट पड़ा और उसने 3 में से 2 को धराशायी कर दिया। अचानक ही किसी ने पीछे से उसके मुंह पर कपड़ा डाला और उसकी पीठ पर बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। उस हालत में भी उसने मुट्ठियां भींच ली और जोर लगाने लगा। उसने आखिरी गुंडे को एक जोर का मुक्का चढ़ दिया, लेकिन फिर खुद बेहोश हो गया। उस गुंडे ने दर्द से कराहते हुए कहा, ये देसी बॉय तो डायनामाइट निकला। जब वेद की आंख खुली तो उसके आंखों के सामने थी एक हवेली की ऊंची सीलिंग, बड़ी खिड़कियां और बड़े बड़े झूमर। उसे खड़े होने में तकलीफ हो रही थी। जैसे ही वो खड़ा हुआ उसे कई सारे जूतों की आवाज आने लगी, जैसे कोई आर्मी की परेड हो रही है। ये सिक्योरिटी गार्ड्स थे। फिर हॉल के सेंटर में बने एक कमरे का दरवाजा खुला। वेद की आंखें फटी रह गईं। सामने के कमरे से वो मिस्टीरियस शख्स नहीं, बल्कि व्हील चेयर पर बैठी एक बूढ़ी औरत निकली। उस औरत ने बुलंद आवाज में कहा, मिस्टर वेदांत विक्रम कपूर, मेरे आदमियों ने तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई? अपना पूरा नाम सुनकर तो वेद के जैसे होश ही उड़ गए। इस शहर में उसका पूरा नाम कोई नहीं जानता था, तो इनको इसका नाम कैसे पता चला? उस बूढ़ी औरत ने वेद को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मेरा नाम सावित्री रायजादा है। जैसा सुना था वैसे ही हो तुम, जिद्दी और स्वाभिमानी, लेकिन तुम्हारी चॉइस बड़ी बेकार है। सोनिया, छी, आखिर छोड़ गई ना तुम्हें। और तुम चिंता मत करना, जिस मैनेजर ने तुम्हें आज निकाल दिया और रेस्टोरेंट हमने खरीद लिया है। वेद को यह तो समझ आ गया था कि सावित्री रायजादा बूढ़ी है, मगर कोई साधारण औरत नहीं है। उसने पूछा, और आप मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रही हैं? अरे आपकी उम्र की लड़की मेरा पीछा कर रही है, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? क्योंकि मिस्टर वेदांत विक्रम कपूर तुम आरके इंडस्ट्रीज के वारिस हो, करोड़ों की कंपनी के मालिक, कोई मामूली डिलीवरी बॉय नहीं। वेद की ये सुनते ही हंसी छूट पड़ी, लेकिन सावित्री अब भी सीरियस थी। वेद अविश्वास से बोला, अरे ये कैसे हो सकता है? अरे मेरी जेब में तो एक फूटी कौड़ी नहीं है। तुम कोई सिंपल लड़के नहीं हो। इसका सबूत यह है कि तुमने मेरे सबसे ट्रेन्ड फाइटर्स की धुलाई कर दी, और इतनी सी बात के लिए आप मुझे आरके इंडस्ट्रीज का वारिस बना रही हैं। सिर्फ वारिस हो जाने से तुम कंपनी के हकदार नहीं हो जाओगे, तुम्हें 3 शर्तें भी माननी पड़ेंगी। जिस लड़के के जेब में 1 रुपया भी नहीं, उसे एक झटके में ये बूढ़ी औरत करोड़ों का मालिक बता रही थी। अभी तक सावित्री की किसी भी बात पर वेद को यकीन नहीं हुआ था, फिर भी उसने जिज्ञासावश पूछा, कौन सी शर्तें? पहली, तुम्हें मेरी पोती से शादी करनी होगी।
दूसरी, आरके इंडस्ट्रीज पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, तुम्हें इस एम्पायर को बचाना होगा। कैसे, ये तुम्हें फिगर आउट करना है। और तीसरी शर्त यह है कि तुम कंपनी के मालिक हो, ये बात राज रहनी चाहिए। जब तक सही समय ना आ जाए तब तक। वेद सावित्री की ये बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। अरे ओ मैडम, मैं डिलीवरी बॉय ही ठीक हूँ, मुझे इन सब में नहीं पड़ना। आप अमीरों की दुनिया बड़ी खतरनाक होती है, मुझे नहीं चाहिए कोई कंपनी वंपनी, नहीं मुझे शादी करनी है। ऐसे भी लड़कियों पर से मेरा विश्वास उठ ही गया है। आप अपने इस गेम के लिए किसी और बकरे को ढूंढिए। ओके, बाय बाय, टाटा। ये कहते हुए वेद जाने लगा। तभी सावित्री ने कुछ ऐसा कहा जिससे वेद के कदम जम से गए। रुको वेद, जाने से पहले ये तस्वीर तो देख लो, हो सकता है तुम अपना इरादा बदल लो। वेद सावित्री के करीब गया और उसने वो तस्वीर देखी। उस तस्वीर में वेद के माँ बाप थे। आखिर क्या था इस तस्वीर का सच? क्या वेद के माँ बाप किसी सीक्रेट मिशन का हिस्सा थे या वो सच में गद्दार थे? क्या बड़ा प्लान कर रहे थे वेद के पिता? क्या वेद सावित्री रायजादा की शर्त मान जाएगा? कैसे खुद छुपकर वेद 1000 करोड़ की आरके इंडस्ट्रीज को बचाएगा? कैसे साबित करेगा वेद कि उसके माँ बाप गद्दार नहीं थे? कौन है वो मिस्टीरियस मैन जिसने वेद की जान बचाई? क्या होगा जब कियारा को पता चलेगा कि उसका होने वाला पति एक डिलीवरी बॉय है? वेद की जिंदगी बर्बाद करने के पीछे आखिर किसका हाथ है? जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आगे की कहानी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।